अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हुए हैं। बस आप लोगों का प्यार है जो हमें खींच के दोबारा आपकी तरफ ले आता है। जितने भी हम हाज़िरियाँ करें फिर वापस आपकी तरफ ही हम लौट के आते हैं, क्योंकि आप प्यार ही इतना दिखाते हो। ठीक है, कमेंट में आप मैसेज कर देते हो जी हमें ये वाला लेक्चर चाहिए, ये वाला लेक्चर चाहिए। तो कुछ हम में कुछ पहले कमियां थी कि हम छुट्टियां करते थे, रेगुलर अपलोड नहीं करते थे। ठीक है, लेकिन अब हमने आपका प्यार देखने के बाद हमने ये फ़ैसला किया है। ठीक है, और ये फ़ैसला ये किया है हमने कि हम क्या करेंगे जी, अब रोज़ाना हम क्या करेंगे जी, टॉपिक क्या करेंगे जी, अपलोड करेंगे आपके लिए। ठीक है, तो आज हम आपके लिए कोर्स लेके आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि बायोलॉजी में पढ़ाता हूँ, तो चैप्टर नंबर 1 क्लास आपके पास है जी 9th मार्कर के दरगे। चैप्टर नंबर 1, ये कौन सा चैप्टर है जी? चैप्टर नंबर 1 है, और क्लास आपके पास कौन सी है? क्लास है 9th। तो 9th क्लास को हम क्या करेंगे जी, पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 1। नाम क्या है इसका जी? द साइंस ऑफ बायोलॉजी। चैप्टर का नाम क्या है? द साइंस ऑफ बायोलॉजी। तो सबसे पहले इस चैप्टर का जो नाम है इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये नाम का क्या मतलब है। ठीक है, फिर उसके बाद इसका काम देखेंगे कि इसका काम क्या है। पहले नाम देखते हैं, फिर उसके बाद क्या देखेंगे जी, इनका काम देखेंगे। तो साइंस, ठीक है, यहां पर जो डिस्कस करने वाली चीजें हैं वो एक ये है, और दूसरी यहां पर क्या है जी, बायोलॉजी है। पहली चीज क्या है? साइंस है। दूसरी क्या है जी? बायोलॉजी है। तो साइंस, साइंस क्या होती है? अब सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टडीइंग वर्ल्ड अराउंड अस, एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू, एक प्रॉपर चैनल के थ्रू, जब आप अपनी ये जो आपके इर्द गिर्द चीज़ें हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जब आप इनको स्टडी कर रहे होते हो तो आप क्या, दरअसल आप साइंस को क्या कर रहे होते हो जी? डिस्कवर कर रहे होते हो। साइंस के बारे में आप क्या कर रहे होते हो जी? साइंस के ऊपर काम कर रहे होते हो। तो आप साइंटिस्ट होते हो। लेकिन कब साइंटिस्ट कहलाओगे? जब एक सिस्टमैटिक वे के थ्रू जाओगे। कैसे जाओगे जी? सिस्टमैटिक वे के थ्रू जब जाओगे तो तब भी आप क्या कहलाओगे जी? साइंटिस्ट तब कहलाओगे। अब सिस्टमैटिक वे कौन सा है सर? सिस्टमैटिक वे ये है कि थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, सबसे पहले आप ऑब्जर्व करोगे चीज को। ठीक है, क्या करोगे जी? ऑब्जर्व करोगे। कि ऑब्जर्वेशन आप कैसे होती है? 5 सेंसर के थ्रू होती है। ठीक है, आप सबसे पहले ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, ऑब्जर्व करने के बाद कि क्या करोगे जी? फिर उस चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट करोगे। क्या करोगे? एक्सपेरिमेंट। आगे इसी चैप्टर के अंदर आएगा जी कि आपने जो है ना, किसी भी बायोलॉजी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व कैसे करना है, तो वो प्रॉपर स्टेप्स हैं। ठीक है, रिकग्निशन है, ऑब्जर्वेशन है, हाइपोथेसिस है, तो वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहां तक आपने सिर्फ ज़हन में ये रखना है कि साइंस क्या है? सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टडीइंग वर्ल्ड अराउंड अस। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी दुनिया है उसको एक सिस्टमैटिक वे के थ्रू जब हम स्टडी करेंगे, अब वो सिस्टमैटिक वे क्या है? थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो वो क्या कहलाएगा जी? वो साइंस कहलाएगा। ठीक है, अब ये एक चीज आपके जो इस चैप्टर का टाइटल था उसमें से एक चीज क्लियर होगी। साइंस क्या होता है जी? साइंस सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टडीइंग वर्ल्ड अराउंड अस। अब जो दूसरी चीज थी वो थी जी बायोलॉजी। ठीक है, अब ये जो बायोलॉजी पढ़ते हो या बायोलॉजी पढ़ते हो, जो भी आप पढ़ते हो, ठीक है, साइंस है तो इसमें प्रोनाउंसिएशन का इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। ठीक है, तो बायोलॉजी, बायोलॉजी जो वर्ड है वो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, बायोलॉजी। ठीक है, बायो और दूसरा क्या है जी? लॉजी है। अब ये जो दोनों वर्ड्स हैं ये ग्रीक वर्ड्स हैं। ये कौन से वर्ड्स हैं जी? ग्रीक वर्ड्स हैं। कौन से ग्रीक वर्ड्स हैं जी? बायोस और लॉगस। ठीक है, बायोस और लॉगस से ये दोनों वर्ड क्या किए हैं जी? लिए गए हैं। ठीक है, अब ये जो बायोस है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जी लाइफ, जिंदगी। और लॉगस का क्या मतलब है? स्टडी। स्टडी भी है, इसके अलावा इसका मतलब ऑब्जर्वेशन भी है। ठीक है, ठीक है, अब इन दोनों के मीनिंग को जब मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? स्टडी ऑफ लाइफ। स्टडी ऑफ लाइफ। स्टडी ऑफ लाइफ को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। तो बायोलॉजी आपके पास क्या हुई? स्टडी ऑफ लाइफ हुई। अब स्टडी ऑफ लाइफ में क्या मतलब कि ये जो चीजें जिंदा आपको नजर आ रही हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, अब उनकी शेप कैसी है, वो दिखने में कैसे हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनका स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है। ठीक है, और उनकी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स है वो मिलके बना हुआ है, वो फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं और वो कौन से फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये आप स्टडी करते हो लाइफ के बारे में। लाइफ मतलब कि यहां जिंदा चीज है, जिंदगी, जिस चीज की आपके पास जिंदगी है उसको स्टडी किस में करते हैं जी? बायोलॉजी के अंदर करते हैं। समझ आइए। और स्टडी क्या करते हैं जी? शेप, स्ट्रक्चर, फंक्शन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अब
बायोलॉजी एक ब्रॉड आपके पास क्या है जी टर्म है, और बिल्कुल इसको अगर डिवाइड किए बगैर आप पढ़ेंगे तो मतलब कि मुमकिन नहीं है। तो क्या किया, वक्त गुजरने के साथ, जैसे मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूं कि साइंस, ठीक है, अब साइंस जो है वो एक ब्रॉडर टर्म है, बहुत ब्रॉडर टर्म है। अब साइंटिस्ट ने क्या किया कि इसको अपनी आसानी के लिए डिवाइड कर दिया डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, ठीक है, ये चार जो मेन ब्रांचेस हैं उसके अंदर साइंस को क्या किया जी, डिवाइड कर दिया, ताकि आसानी के साथ क्या किया जाए, स्टडी किया जाए। फिर साइंस ने जो एक ब्रांच है, साइंस की जो ब्रांच है बायोलॉजी, अब बायोलॉजी भी कोई छोटी सी टर्म नहीं है या छोटी सी ब्रांच नहीं है, वो भी एक ब्रॉडर ब्रांच है, ठीक है। तो इसको स्टडी करना क्या था, मुश्किल था। तो क्या किया गया कि बायोलॉजी को भी डिवाइड किया गया मेन ब्रांचेस के अंदर, 3 मेन ब्रांचेस के अंदर बायोलॉजी को डिवाइड किया गया। अब जब बायोलॉजी को 3 मेन ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया गया तो आसानी के साथ उनको स्टडी करना क्या हो गया जी, आसान हो गया, इजी हो गया, ठीक है। तो वो 3 ब्रांचेस कौन सी हैं, मैं बुक की जो एक बड़ी डेफिनेशन है उसके ऊपर नहीं जाऊंगा, बस आपको हिंट दूंगा ताकि आपके जहन में चीज़ बैठ जाए कि इसमें कौन सी चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। मैं बुक की डेफिनेशन पूरी की पूरी यहाँ पे नहीं लिखता, आपके जहन में ताकि एक ऐसा वर्ड बिठा दूंगा कि आपको सारा का सारा कंसेप्ट मिल जाए कि इस जो ब्रांच है इसके अंदर क्या पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो 3 मेन ब्रांचेस हैं, एक है जूलॉजी, दूसरी है बॉटनी और तीसरी है माइक्रोबायोलॉजी। जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, देयर आर 3 मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी। अब जो जूलॉजी है, देखें जूलॉजी के अंदर जू है, क्या है जी, जू। अब जू में क्या होते हैं जी, बंदर होते हैं, क्या होते हैं, बंदर होते हैं। तो बंदर क्या है, एनिमल है, क्या है, एनिमल है। तो इस जूलॉजी को जू के साथ लिंक करके आप क्या करो जी, इसकी डेफिनेशन के बारे में जान सकते हैं कि जूलॉजी, जू के अंदर क्या है जी, एनिमल्स हैं, तो जूलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे जी, स्टडी ऑफ क्या होगा जी, एनिमल्स होंगे, एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे, किस चीज के अंदर जी, जूलॉजी के अंदर। फिर आपके पास दूसरी ब्रांच आ जाती है बॉटनी, ठीक है। अब बॉटनी क्या है जी, बॉटनी के अंदर हम किस चीज को स्टडी करते हैं जी, प्लांट्स को, ठीक है, प्लांट्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। अब प्लांट्स के बारे में क्या स्टडी करते हैं, तो ये चीज इन सब के ऊपर लगा दो, ठीक है, ये स्टडी करते हैं इनके बारे में, क्या चीज, शेप, स्ट्रक्चर, फंक्शन, ठीक है। जूलॉजी के अंदर हम एनिमल की शेप, स्ट्रक्चर, फंक्शन और एटसेट्रा एटसेट्रा। प्लांट के अंदर, जिस बॉटनी के अंदर हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, प्लांट्स के बारे में क्या स्टडी करते हैं, शेप, स्ट्रक्चर, फंक्शन, एटसेट्रा एटसेट्रा। माइक्रोबायोलॉजी, तीसरी जो मेन ब्रांच है बायोलॉजी की, वो है माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आपको, मैं दूसरा मार्कर निकाल लूं, ठीक है, थोड़ा कंट्रास्ट हो जाएगा तो इजीली समझ में आ जाएगा। तो रेड मार्कर निकाल लेते हैं, माइक्रो, ठीक है। माइक्रो का क्या मतलब है, माइक्रो का मतलब है जी स्मॉल, माइक्रो का क्या मतलब है जी, स्मॉल। तो वो चीजें, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो स्मॉल है, जो नेकेड आई से नजर नहीं आ सकती हैं, तो वो जिस ब्रांच में रख के स्टडी की जाती है वो ब्रांच है जी माइक्रोबायोलॉजी। वो कौन सी ब्रांच है जी, माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जिस ब्रांच के अंदर रख के स्टडी करते हैं वो कौन सी ब्रांच है, माइक्रोबायोलॉजी। अब क्या चीज स्टडी करते हैं, तो वापस उसके साथ लिंक कर दे, क्या किस चीज के बारे में स्टडी करते हैं जी, शेप, स्ट्रक्चर, फंक्शन। जूलॉजी के अंदर एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं, एनिमल की शेप, स्ट्रक्चर, फंक्शन, ठीक है। बॉटनी के अंदर प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, प्लांट्स की शेप, स्ट्रक्चर और फंक्शन। और माइक्रोबायोलॉजी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं, शेप, स्ट्रक्चर और फंक्शन, ठीक है। अब ये मेन ब्रांचेस जो हैं वो कितनी है जी, 3 है। अब मेन ब्रांचेस के अंदर भी जब क्या किया गया, इनको डिवाइड कर दिया गया, तो फिर भी वक्त गुजरने के साथ साथ डिस्कवरीज होती गई, न्यू चीज़ें जो है वो डिस्कवर होती गई, तो फिर क्या हो गया जी, इनको स्टडी करना मुश्किल हो गया, ठीक है। तो फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने कहा कि उसको और क्या कर देते हैं जी, डिवाइड कर देते हैं। कि कोई भी काम अगर बर्डन है तो क्या कर दिया, डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल कोई चीज़ बनानी है तो ये काम आपके जिम्मे है, ये काम आपके जिम्मे है, ये काम आपके जिम्मे है। इसके बरक्स के एक बंदा सारा काम करे तो वो जब डिवाइड हो जाएगा तो वो ईजिली हो जाएगा। इसी तरह साइंटिस्ट ने क्या किया कि ये जो मेन ब्रांचेस थी, सबसे पहले साइंस एक बड़ी ब्रांच थी, साइंटिस्ट ने उसको डिवाइड किया जी 4 मेन ब्रांचेस के अंदर, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। अब बायोलॉजी एक बड़ी ब्रांच थी, ठीक है, उसको पढ़ना मुश्किल हो गया, फिर 3 ब्रांचेस के अंदर
डिवाइड कर दिया ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। अब ये जो मेन ब्रांचेज हैं इनके अंदर जब डिस्कवरीज होती गई तो ये ब्रॉड होती गई। जब ब्रॉड होती गई तो फिर इनके अंदर जो स्टडी करना क्या हो गया जी, मुश्किल हो गया। तो फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, इनको और सब ब्रांचेस के अंदर क्या कर दिया जी, डिवाइड कर दिया। कामों को और ज्यादा क्या कर दिया जी, डिवाइड कर दिया गया। अब जो सब ब्रांचेस के अंदर पहली ब्रांच आती है वो आती है जी मॉर्फोलॉजी। ठीक है, लॉजी का तो मतलब आपको यहां ऊपर पता चल गया है। ठीक है, लॉगॉस स्टडी। ठीक है, लॉजी जहां पर लगा हुआ है तो वो क्या है जी, वो है स्टडी। ठीक है, अब मॉर्फ कहते हैं स्ट्रक्चर को। ठीक है, शेप, स्ट्रक्चर एंड फॉर्म। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट है, एनिमल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसकी शेप, स्ट्रक्चर, फॉर्म के बारे में जो ब्रांच स्टडी करेगी, वो ब्रांच बताएगी वो कौन सी ब्रांच होगी, वो होगी जी मॉर्फोलॉजी होगी। कौन सी ब्रांच होगी जी, वो मॉर्फोलॉजी होगी, जो शेप, स्ट्रक्चर एंड फॉर्म बताएगी। अब शेप, स्ट्रक्चर और फॉर्म में क्या मतलब कि कोई चीज है, प्लांट है, वो उसका साइज कितना है, ठीक है, इंसान है उसका साइज और कितना है जी, ठीक है, अब उसका कलर कैसा है। कोई फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने एग्जांपल दिया कि पेटल्स ऑफ फ्लावर, ठीक है, जैसे रोज है तो उसकी पेटल्स कैसी होती हैं जी, रेड होती हैं। तो वो कलर कौन बता रहा है, वो मॉर्फोलॉजी बता रहा है। मॉर्फोलॉजिस्ट जो है वो बताएगा कि इसकी जो पेटल्स हैं रोज की वो कैसी हैं जी, रेड हैं। ठीक है, अब ये एक ब्रांच क्या होगी जी, समझ में आ रही है। ठीक है, क्या है जी, मॉर्फोलॉजी के अंदर शेप, स्ट्रक्चर एंड फॉर्म के बारे में स्टडी करते हैं। फिर जो दूसरी है, अब ये ध्यान में एक चीज रख ले कि मॉर्फोलॉजी के अंदर आउटर, ठीक है, आउटर या एक्सटर्नल शेप, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर के बारे में, एक्सटर्नल लिख दिया है। ठीक है, अब एक्सटर्नल कोई चीज है उसके बाहर से कैसे दिखती है, ठीक है, उसके बाहर के जो पार्ट्स हैं वो कैसे दिखते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, तो वो मॉर्फोलॉजी के अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब एनाटॉमी, दूसरी जो आपके पास सब ब्रांच है वो है जी एनाटॉमी। अब एनाटॉमी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर। इन दोनों में फर्क इतना है कि मॉर्फोलॉजी के अंदर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और एनाटॉमी के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर। एनाटॉमी के अंदर हम क्या करते हैं जी, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। किस बारे में पढ़ते हैं जी, इंटरनल स्ट्रक्चर। जो बॉडी के अंदर जो डिफरेंट किस्म के ऑर्गन्स है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन है तो ह्यूमंस के अंदर क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। जो एलिमेंट्री कैनाल है वो उसके डिटेल में नहीं जाते। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जितने भी ऑर्गन्स आते हैं, चाहे वो आपके पास फूड पाइप है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, स्टमक है, तो उसका जो स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, वो हम कौन सी ब्रांच में पढ़ते हैं जी, एनाटॉमी के अंदर पढ़ते हैं। वो कौन सी ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं जी, एनाटॉमी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये इसका मतलब कि पर्पस क्या है, इस एनाटॉमी का पर्पस क्या है, डायग्नोसिस का। क्या पर्पस है इसका, डायग्नोसिस का मतलब है कि जांचना। ठीक है, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज कर लो। ठीक है, कोई डिजीज है तो उसकी डायग्नोज करने के लिए जो है वो एनाटॉमी या एनाटॉमिस्ट की जरूरत पड़ती है, जो क्या करता है, किसी बीमारी के बारे में क्या करता है जी, वो डायग्नोज करवाता है। ठीक है, गला बिल्कुल सूख गया तो अल्फाज का जो है ना इधर उधर हो जाना माइंड मत कीजिएगा, समझ जाइएगा। ठीक है, ये दो ब्रांचेस होगी। मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में फर्क क्या है, सिर्फ इतना फर्क है, मॉर्फोलॉजी बाहर से बताती है बॉडी कैसी है जी, जो एनाटॉमी है वो अंदर से बताती है जी वो बॉडी कैसी है। फिर नेक्स्ट जो आपके पास ब्रांच आ जाती है वो आ जाती है जी फिजियोलॉजी। वो क्या आ जाती है जी, फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी के अंदर आप क्या पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी के अंदर हम फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो पार्ट्स हैं उनका फंक्शन क्या है। ये मेरे हाथ हैं, ये लिखने के लिए इस्तेमाल होते हैं, पकड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मेरे पाँव हैं, वो चलने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मेरी जुबान है, बात करने के लिए इस्तेमाल होती है। मेरी आंखें हैं, देखने के लिए इस्तेमाल होती हैं। मेरे कान हैं, वो सुनने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमें बता रहे हैं, ठीक है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हमें पता चल रही हैं कि ये सुन मैं कहाँ से रहा हूँ, मैं बात कहाँ से कर रहा हूँ, मैं चल कैसे रहा हूँ, तो ये जो इसके बारे में जितना भी इल्म है, जितना भी आपके पास नॉलेज है, वो कौन बताता है, वो फिजियोलॉजी, वो जो ब्रांच है उसके अंदर क्या है जी, ये सेव्ड है। ठीक है, वो इसके बारे में क्या करता है जी, डिटेल में बताता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल फंक्शन ऑफ हार्ट क्या है जी, दिल का फंक्शन। इश्क मोहब्बत दिल का फंक्शन नहीं है, तो दिल का फंक्शन क्या है, दिल का फंक्शन है जी पंपिंग ऑफ ब्लड। पंपिंग ऑफ ब्लड। इश्क माशूकी इसका फंक्शन नहीं है, इसका फंक्शन सिर्फ और सिर्फ क्या है, पंपिंग ऑफ ब्लड है। ठीक है, फिर आपके पास जो चौथी ब्रांच आ जाती है। ठीक है, तीन हो गई, मॉर्फोलॉजी, आउटर स्ट्रक्चर,
एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी फंक्शन ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, फिर हिस्टोलॉजी। अब हिस्टोलॉजी क्या है? हिस्टोलॉजी आपके पास है टिश्यू, नाक साफ करने वाला टिश्यू नहीं, नाक साफ करने वाला टिश्यू नहीं, ये वो टिश्यू है जो डिफरेंट सेल मिल के आपस में क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं, जो फिर मुख्तलिफ टिश्यू जो जिनका काम एक होता है वो मिल के ऑर्गन बनाते हैं। मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर ये एक यूनिट है, तो वो टिश्यूज़ के बारे में जो बताते हैं, जैसे एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है। अब वो जो टिश्यू है एपिथेलियल टिश्यू, यहां पर मैं लिख देता हूं, अब ये जो एपिथेलियल टिश्यू है इसके बारे में कौन बताएगा? इसके बारे में हिस्टोलॉजिस्ट बताएगा। कौन बताएगा जी? हिस्टोलॉजिस्ट। हिस्टोलॉजिस्ट कौन होता है? जो हिस्टोलॉजी के बारे में इल्म रखता है, ठीक है। फिर आपके पास है जी साइटोलॉजी। मैंने एक एक वर्ड लिखा हुआ है ताकि आपके माइंड में ये चीज़ बैठ जाए। बड़ी डेफिनेशन होगी तो आप देखोगे यार सर चकराएगा, क्या हो यार, बुक में भी वही है, यहाँ पे भी वही लिखवा रहे हैं, ठीक है। जब एक वर्ड आपको मैं लिखवाऊंगा और आपके जहन में वो एक वर्ड बैठ गया तो फिर आप डेफिनेशन बना लोगे। आपके जहन में, आप बहुत लायक बच्चे हो, आपके जहन में नॉलेज है, सिर्फ ज़रा सा उसके लिए क्या चाहिए? हिंट चाहिए। तो वो हिंट यहाँ पे लिखा हुआ है टिश्यू, ठीक है। अब ये जो टिश्यू है इसके बारे में आप फिर आगे डिटेल में बता सकते हो कि हिस्टोलॉजी, हाँ हिस्टोलॉजी के साथ सर ने लिखवाया था टिश्यू, ठीक है। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं? जो टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बारे में बताते हैं। फिर उसकी एग्जांपल आप दे दो तो आपके जहन में सारी चीज, सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर है जी साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के आगे भी सिर्फ मैंने सेल लिखा है। अब साइटो का मतलब सेल है। साइटो का क्या मतलब है जी? सेल। व्हाट इज मेंट बाय साइटो? सेल। अब लॉजी का मतलब आपको मैं पहले बता चुका हूं, तो स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी, ठीक है। अब सेल के अंदर स्टडी करने के लिए क्या है रे? अब सेल के अंदर स्टडी करने के लिए ऑर्गेनेलीज हैं। क्या है? ऑर्गेनेलीज हैं। अब हमारी जो बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शन हो रहे हैं वो सेलुलर बेस पे हो रहे हैं। अब वो सेल जब मिलके एक काम करते हैं तो आगे टिश्यू करता है, टिश्यू जब मिलके करते हैं ऑर्गन करता है, जब ऑर्गन मिलके करता है तो फिर ऑर्गेनिज्म काम करता है। तो सबसे पहला जो मेन जो आपके पास जो बेस है, पावर प्लांट है जहां पे ये काम हो रहा है, वो आपके पास सेल है। सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज है, उनके जो डिफरेंट काम दिए गए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, उसका काम है जी एनर्जी बनाना, ठीक है। आपके पास न्यूक्लियोलस है या न्यूक्लियस है, उसका काम है जी हेरिडिटी मटेरियल को या प्रोटीन बनाना, mRNA बनाना, ठीक है, डीएनए को स्टोर रखना, आरएनए को स्टोर रखना, ठीक है। इसी तरह जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या करती है जी? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। सेल के अंदर कोई चीज आ रही है या सेल से बाहर जा रही है तो वो कहां से जाएगी जी? सेल मेम्ब्रेन से। मतलब कि साइटोलॉजी के अंदर हम सेल के बारे में स्टडी करते हैं। फिर आगे आपके जहन में चीज आ गई, सेल के अंदर क्या है? सेल के अंदर क्या चीज है? सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज है। ऑर्गेनेलीज कौन कौन सी है? माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, राइबोसोम है, ठीक है। आपके पास इसी तरह लाइसोसोम है, ठीक है, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ है, स्मूथ है, आपके पास सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है। तो वो डिफरेंट इसकी क्या है? ऑर्गेनेलीज है। जो सेल के कंपोनेंट्स जितने भी हैं वो क्या है? उसकी ऑर्गेनेलीज है, ठीक है। तो वो जिस ब्रांच में हम पढ़ते हैं उनके बारे में, वो ब्रांच कौन सी है जी? साइटोलॉजी है। वो कौन सी ब्रांच है जी? साइटोलॉजी। फिर आपके पास है जी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। फिर आपके पास क्या है जी? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। अब बायोमॉलिक्यूल्स क्या है? कि वो मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। देखो बायो का मतलब यहां पे मैंने आपको पहले बताया कि लाइफ है, ठीक है। लाइफ मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सांस ले रहे हैं, जो जिंदा हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो बायोमॉलिक्यूल्स क्या हुआ? बायोमॉलिक्यूल्स हुआ कि वो मॉलिक्यूल्स जो मिल के लाइफ बना रही हैं, वो मॉलिक्यूल्स जो मिल के लाइफ बना रही हैं वो बायोमॉलिक्यूल्स हैं। तो वो ब्रांच जिसमें हम बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसे है, उनमें बॉन्ड कौन सा है, तो वो कौन सी ब्रांच है जी? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर क्या आ जाता है जी? आपके पास लिपिड्स आ जाते हैं, कार्ब्स आ जाते हैं, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट आ जाते हैं, प्रोटीन आ जाते हैं और न्यूक्लिक एसिड आ जाते हैं। ये चारों के चारों क्या हैं जी? बायोमॉलिक्यूल्स। जब इनके बारे में स्टडी करना होगा तो किससे कंसर्न करोगे आप? तो आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट के साथ कंसर्न करोगे, ठीक है। इसके बारे में आप पूछते हो जी बॉन्ड कौन सा है इसके अंदर,
लिपिड के अंदर, आपके पास प्रोटीन के अंदर बॉन्ड कौन सा है, ऐसी कौन सी चीजें जो मिलके प्रोटीन बनाती हैं, ठीक है, बेसिक यूनिट कौन सा है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको अगली क्लासेस में मिलेंगे। तो वो आंसर कहां से आए, वो आए जी मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट ने दिए, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर से आए। समझ आ रही है। फिर आपके पास नेक्स्ट आ जाती है ब्रांच एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। अब एम्ब्रियोलॉजी, नाम एम्ब्रियो, ठीक है। अब एम्ब्रियो क्या होता है, ठीक है। अब एम्ब्रियो आपके पास क्या है कि फर्टिलाइज्ड एग से जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है, वॉर्म के अंदर, ठीक है, या आपके पास एग के अंदर, ठीक है। अगर आप देखो बर्ड्स के अंदर देखो तो एग के अंदर जो चीज बनती है, ठीक है, न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है फर्टिलाइज्ड एग से, तो आप उसको क्या कहते हो जी, एम्ब्रियो कहते हो। तो मतलब कि कैसे एक फर्टिलाइज एग से माइक्रो लेवल है, ठीक है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कि एक माइक्रो सेल है, वो जब फर्टिलाइज हो जाता है स्पर्म से, तो वो कैसे एक बड़े ऑर्गेनिज्म के अंदर कन्वर्ट होता है। तो उसके अंदर जितनी भी डेवलपमेंट फेजेस आती हैं कि वो कैसे जो है वो एक सेल जो है, फर्टिलाइज सेल जो है या फर्टिलाइज्ड एग है, वो कैसे आपके पास एक लोथड़ा बनता है, फिर उसके बाद उसका ऑर्गन बनता है, फिर उसमें हड्डियाँ आती हैं, फिर उसके अंदर जो है वो खून जो है वो जारी हो जाता है, और फिर वो कैसे मूवमेंट स्टार्ट करता है। वो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, इस किसके अंदर आप पढ़ते हो जी, एम्ब्रियोलॉजी के अंदर पढ़ते हो। मतलब कि कैसे ऑर्गेनिज्म बनता है फ्रॉम फर्टिलाइज एग, फर्टिलाइज्ड हुआ एग से कैसे एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, ये कौन सी ब्रांच में पढ़ते हो आप, एम्ब्रियोलॉजी के अंदर पढ़ते हो। आ रही है समझ। अच्छा, नेक्स्ट जाते हैं। आ रही है, ठीक है। ना आए तो क्या करोगे, सिंपल कमेंट कर दो भाई, आपकी समझ नहीं आती है फिर से पढ़ो, हम फिर से पढ़ा देंगे, ठीक है। या आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, पूछो, ठीक है। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, ये नहीं है कि हमने प्राइवेसी लगाई हुई है। कमेंट करो, ये चीज़ समझ नहीं आई है फिर से पढ़ो, हम फिर से पढ़ाएंगे वो, ठीक है। टेंशन लेने का नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास है जी जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स क्या होता है, जीन्स से निकला है। जेनेटिक्स किससे निकला है, जीन्स से। और जीन्स कहां से आते हैं, जीन्स किसी भी न्यू ऑर्गेनिज्म के उसके पेरेंट्स से आते हैं, मदर और फादर से जो है वो उसके अंदर क्या जाते हैं जी, जीन्स जाते हैं। अब ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। कोई पेरेंट है, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर जो कैरेक्टर जा रहे हैं, ठीक है, जो करेक्टर उसके अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं, वो कौन सी ब्रांच में आप कौन सी ब्रांच के अंदर पढ़ोगे, उसके बारे में कौन सी ब्रांच बताएगी आपको आंसर, कौन सी ब्रांच देगी, जेनेटिक्स देगी। ट्रांसफर ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। अब करेक्टर कोई भी हो सकता है आपके पास, जैसे हाइट करेक्टर है, करेक्टरिस्टिक से निकला है, खुसूसियत, ठीक है। स्किन टोन, ब्लड ग्रुप, ठीक है, आई कलर, ठीक है। तो ये एटसेट्रा जितनी भी आपके पास बॉडी के अंदर जितने भी आपके पास करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कहाँ से आए हैं, आपके पेरेंट्स से आए हैं। तो वो जो ब्रांच आपको बताती है वो कौन सी ब्रांच है, वो जेनेटिक्स है। वो कौन सी ब्रांच है जी, जेनेटिक्स है, जो पेरेंट्स से आने वाले जो करेक्टरिस्टिक है उनके बारे में बताती है। उसके बाद है जी पैलियंटोलॉजी। पैलियंटोलॉजी के अंदर ये जो पैलियन है, ये बताता है क्या चीज, फॉसिल्स के बारे में बताता है। किस बारे में बताता है जी, फॉसिल्स, ठीक है। अब फॉसिल, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, ठीक है। अब फॉसिल्स क्या है, जो बकायाजात होती हैं, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो पहले मौजूद है, जैसे डायनासोर है, उसकी आजकल आप डॉक्यूमेंट्रीज देखते हो, मूवीज देखते हो, उसके अंदर वो डायनासोर की शेप जो है वो कहाँ से पता चली है कि वो डायनासोर जो था वो ऐसा था जी, वो उसकी जो दो टांगों पे था और वो सही ऊंचा था, ये कैसे पता चला है आपको, तो ये फॉसिल्स के पास, फॉसिल से पता चला है। जो उनके मतलब के बकायाजात मौजूद थे, उधर से वहाँ से जो पैलेंटोलॉजिस्ट हैं उन्होंने वहाँ से क्या किया जी, वहाँ से उनके स्ट्रक्चर को, शेप को उठाया और जो है ना आगे बताया कि ऐसी उनकी शेप थी, और ये सारा कुछ जो है वो बताया, और फिर जो है डॉक्यूमेंट्रीज उनके ऊपर बनी कि उनकी शेप ऐसी थी। समझ आ रही है। अब स्टडी ऑफ फॉसिल्स, जो बकायाजात के ऊपर स्टडी करते हैं, ठीक है। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट भी आ जाते हैं और एनिमल्स के भी फॉसिल आ जाते हैं, वो आगे दो ब्रांचेस हैं, वो इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो स्टडी ऑफ फॉसिल्स के बारे में स्टडी करने वालों को क्या कहते हैं, पैलियंटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं जी, पैलियंटोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल। अब दो तरह के फॉसिल्स हैं, प्लांट्स के फॉसिल भी हैं, ठीक है। पहले जमाने में प्लांट्स भी थे ना, और एनिमल्स भी, ठीक है। अब जो ब्रांच प्लांट्स के फॉसिल के बारे में स्टडी करती है, तो उसको कहते हैं
पैलियन का क्या मतलब है? पैलियन का मतलब है फॉसल। पैलियन का क्या मतलब है जी? फॉसल। अब प्लांट्स के लिए यार हमने एक अभी वर्ड पढ़ा था शुरू में, अभी सर ने बताया था कि प्लांट्स 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 प्लांट्स, हाँ ये है। अब प्लांट्स क्या है जी? बॉटनी। पैलियन बॉटनी क्या है जी? पैलियन बॉटनी आपके पास है स्टडी ऑफ फॉसल ऑफ प्लांट्स, ठीक है। और फिर एनिमल्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में ध्यान में दौड़ाओ, क्या था जी? क्या था जी? क्या था जी? ज़ूलॉजी था। क्या था जी? ज़ूलॉजी। पैलियन फॉसल्स आ गया जी, ठीक है जी, पैलियन का मतलब फॉसल आ गया, और ज़ूलॉजी मतलब के एनिमल्स। तो एनिमल्स के जितने भी फॉसल्स हैं उनको जो स्टडी करता है, उनको कौन स्टडी करता है? पैलियन ज़ूलॉजिस्ट, ठीक है। और कौन सी ब्रांच के अंदर उनका इंफॉर्मेशन सेव होती है? वो है जी पैलियन ज़ूलॉजी। समझ आ रही है? अच्छा, फिर आपके पास है जी टेक्सोनॉमी। क्या है जी? टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी क्या है जी? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। डिफरेंट क्लासेस के अंदर ऑर्गेनिज्म को क्या कर दिया जाता है जी? डिवाइड कर दिया, ताकि आसानी से स्टडी कर सके, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमने एनिमल के ऊपर, ह्यूमंस, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस की एग्जांपल लेते हैं, ह्यूमंस के ऊपर हमने क्या करना है? स्टडी करना है। तो बजाय इसके के 7 करोड़ फॉर एग्जांपल 7 बिलियंस फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो 7 बिलियन अगर लोग हैं तो हर एक के ऊपर स्टडी करने से बेहतर है कि उसकी बॉडी के अंदर हर एक के पास जो जी उसको स्टडी करोगे, इसकी बॉडी के अंदर ये वाला ऑर्गन है, ये वाला ऑर्गन है, ये वाला ऑर्गन है, ठीक है। इससे अच्छा नहीं है कि सिर्फ उस स्पीशी का एक जो है मेंबर ले लो, उसके ऊपर स्टडी कर लो, तो सारे के अंदर यही होगा ना, ठीक है। तो ये आपके पास टेक्सोनॉमी है। टेक्सोनॉमी क्या करता है? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करता है, क्लासेस के अंदर डिवाइड कर देता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल 9th क्लास है, ठीक है। 9th क्लास के अंदर हम जब क्लास के अंदर उसको डिवाइड कर देते हैं तो 9th क्लास के अंदर जितने भी बच्चे हैं वो 9th क्लास से बेस जो है ना वो क्या करेंगे जी? बिलोंग करेंगे, ठीक है। अब 9th क्लास से वो बिलोंग करेंगे। अब उनके पास अगर किसी एक बच्चे को उठा के अब उसका बैग चेक करते हैं तो बुक्स सारी की सारी में पता चल जाएंगी कि फलां जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं उनके बैग के अंदर ये बुक होगी, ठीक है। बायो की बुक होगी, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, उर्दू की और ब्ला ब्ला जो भी है, ठीक है। इसी तरह आपके पास जब आप किसी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हो तो स्पीशी का एक मेंबर उठाते हो, ये नहीं है कि सबके ऊपर स्टडी करने लग जाते हो जी, एक सबके बैग चेक करो जी इनके पास कौन कौन सी बुक है, ठीक है। तो वो तो ये तो बेवकूफ़ाना जो है ना काम है कि आप क्या करो जी सबके पास जाके चेक करो कि कौन कौन सी बुक है। 9th क्लास है भाई, एक बंदे की आप बुक्स चेक करो तो आपको पता चल जाएगा सबके पास यही बुक है। इसी तरह स्पीशी के एक मेंबर को उठाओ, उसके अंदर जितने भी कैरेक्टरिस्टिक हैं सब के अंदर उसी तरह की जो ऑर्गन होंगे, उनकी शेप ऐसी होगी, उनका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, उनका फंक्शन ऐसा होगा। समझ आइए? तो टैक्सोनॉमी क्या करती है? क्लासेस के अंदर ऑर्गेनिज्म को क्या कर देती है जी? डिवाइड कर देती है। फिर है जी इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है? रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है? ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है? तो ये कौन बताता है? इकोलॉजी बताते हैं। कौन बताता है जी? इकोलॉजी के अंदर जो है ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है वो होगी कि ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ क्या कनेक्शन है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं जी एनिमल, प्लांट को लेते हैं, एनिमल को ले लेके अब प्लांट के बारे में देखते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट का एनवायरनमेंट के साथ क्या कनेक्शन है? एनवायरनमेंट प्लांट को क्या देती है? कार्बन डाइऑक्साइड देती है, उसको लाइट देती है, उसको वाटर देती है। अब इसके रिजल्ट में, इसके मतलब के आगे जो है ना वो फॉर एग्जांपल आप किसी को पैसे दे रहे हो तो उससे कोई चीज तो लोगे ना, दुकानदार को पैसे दे रहे हो उससे चीज तो लोगे। अब ये दुकानदार जो है प्लांट है, प्लांट को आप क्या दे रहे हो? एनवायरनमेंट पैसे दे रही है। कौन से पैसे दे रही है जी? कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट, वाटर, ये चीजें दे रही है। अब प्लांट जो दुकानदार है ये आगे से उसको क्या दे रहा है? ये आगे से उसको ऑक्सीजन दे रहा है, ये उसको आगे से ग्लूकोज दे रहा है। और सारी की सारी जितनी भी आपके पास ऑर्गेनिज्म जिंदा हैं वो बेस करते हैं प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। प्लांट्स अपना खाना बनाना बंद कर दें, सारी की सारी ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएंगे जी? डाई हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ, ये कौन सी ब्रांच बताती है? या कौन सी ब्रांच में हम पढ़ते हैं जी? इकोलॉजी के अंदर। फिर मैरीन बायोलॉजी, मैरीन नाम से जाहिर हो रहा है जी, मैरीन कहते हैं जी वाटर को, ठीक है। अब स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशन। ओशंस के अंदर कौन सी लाइफ है? मतलब कि ओशंस के अंदर क्या है? मछलियों के बारे में स्टडी करते हैं, डिफरेंट कोरल रीफ्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल फिश के बारे में आप स्टडी करते हो, कोरल रीफ्स के बारे में स्टडी करते हो, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं पानी के अंदर, ठीक है, उनके बारे में स्टडी जो करती है, जो ब्रांच इंफॉर्मेशन रखती है, नॉलेज रखती है, वो है जी मैरीन बायोलॉजी। फिर आपके पास जो ब्रांच है वो है जी पैथोलॉजी। अब पैथोलॉजी स्टडी ऑफ पैथोजेंस, ठीक है, एंड देयर इफेक्ट्स।
मैं लिखना भूल गया, एंड देयर इफेक्ट्स, स्टडी ऑफ पैथोजेंस एंड देयर इफेक्ट्स, कि पैथोजेंस की बारे में बताते हैं कि पैथोजेंस होते क्या हैं और उनके इफेक्ट्स क्या हैं ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। अब सबसे पहले पैथोजेंस के बारे में जानते हैं कि पैथोजेन क्या है। पैथोजेन क्या है कि जो आपकी बॉडी के अंदर क्या करें, डिजीज काज करें। डिजीज को काज करने वाले जो एजेंट्स हैं उनको आप पैथोजेंस कहते हो। तो पैथोजेंस के अंदर फिर क्या क्या आएगा? बैक्टीरिया आएगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया भी आपके पास पैथोजन है। वायरस, हाँ जी, वायरस भी तो वायरल इन्फेक्शन काज करता है, बॉडी के अंदर नुकसान, बीमारियां काज करता है। तो वायरस भी आपके पास यहां पर आ गया। फिर आपके पास यहां पे डस्ट पार्टिकल, लोगों को एलर्जी होती है डस्ट पार्टिकल से, मतलब कि डस्ट पार्टिकल भी बॉडी के अंदर काम खराब कर रहा है, तो डस्ट पार्टिकल्स भी आपके पास क्या है? पैथोजेंस है। तो ये जिस ब्रांच के अंदर रख के आप स्टडी करते हो, तो ये क्या है जी? इसको आप क्या कहते हो जी? पैथोलॉजी कहते हो। इसको आप क्या कहते हो जी? पैथोलॉजी कहते हो। अब आपके पास दो मेन ब्रांचेस जो है रह गई थी, ठीक है, सॉरी, सब ब्रांचेस दो रह गई थी। वो आपके पास है जी इम्यूनोलॉजी, और दूसरी क्या है जी? फार्माकोलॉजी, ठीक है। वो क्या है जी? इम्यूनोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी। अब इम्यूनोलॉजी क्या है? वर्ड निकला है इम्यूनिटी से। किस चीज से निकला है जी? इम्यूनिटी से। अब ये जो इम्यूनिटी है ये क्या है? ये है जी कुव्वत मुदाफियत, ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर एक पूरी फौज है, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर फौज खड़ी है, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर पुलिस है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं? बाहर से फॉर एग्जांपल कोई दुश्मन आ जाता है, बॉडी को नुकसान पहुंचाने वाला, पाकिस्तान को एज अ बॉडी मानो, तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी अंदर भी फौज है, पुलिस है, ठीक है, जो क्राइम को क्या करती है जी? रोकती है, ठीक है। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर भी एक फौज है, इम्यूनिटी, जिसको कौन कंट्रोल करते हैं जी? इम्यूनिटी सेल। जिस तरह यहाँ पर फौजी हैं, वहाँ पर इम्यूनिटी सेल्स है, ठीक है। WBCs, वाइट ब्लड सेल्स आपके पास जो हैं वो क्या करते हैं जी? यहाँ पर इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं किसी भी बॉडी को। तो जैसे पाकिस्तान के अंदर आप कोई जैसे आ गया, कोई क्रिमिनल आ गया, तो उसको फौज और पुलिस क्या करेगी? पकड़ के ख़त्म कर देगी। इसी तरह जो इम्यूनोलॉजी है या आपकी बॉडी है, बॉडी भी आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। बॉडी के अंदर इम्यूनिटी सेल्स है, WBCs हैं। जैसे ही कोई पैथोजन बॉडी के अंदर आया तो क्या करेंगे? उसको मारने की कोशिश करेंगे, उसको ख़त्म करने की कोशिश लाजमी करेंगे। तो ये कौन करता है? ये इम्यूनिटी सेल्स करते हैं। ये कौन करता है जी? इम्यूनिटी सेल्स करते हैं, ठीक है। अब ये जो इम्यूनिटी सेल्स हैं इनके बारे में स्टडी करना, और कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो बॉडी की इम्यूनिटी को कमजोर कर रही हैं, और वो कौन सी ऐसी बीमारियां जो बॉडी की इम्यूनिटी पर हमला कर रही हैं, ये किस ब्रांच में पढ़ेंगे जी? आप इम्यूनोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। फिर आपके पास लास्ट ब्रांच है, सब ब्रांच, फार्माकोलॉजी, ठीक है। फार्माकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड इट्स इफेक्ट्स, स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड इट्स इफेक्ट, स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड इट्स इफेक्ट, कि आप ड्रग कोई ले रहे हो, मेडिसिन ले रहे हो, अब उसका आगे बॉडी के ऊपर इफेक्ट क्या है। आप सबसे पहले जो ड्रग के बारे में स्टडी करोगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ मिलाई हुई है, ठीक है, और ये किस बीमारी के लिए है, ठीक है। और ये अगर मैं आपके पास इंगल्व करता हूँ या आपके पास मैं कंज्यूम करता हूँ इस ड्रग को, तो मेरी बॉडी के ऊपर क्या असर पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक्स, ठीक है। एंटीबायोटिक है, वो क्या करेगी जी? आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाएगी। ये क्या करेगी जी? एंटीबायोटिक क्या करेगी जी? बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेगी, ठीक। तो ये इसका इफेक्ट है बॉडी के ऊपर, कि बॉडी के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया आ गया है तो उससे बचाने वाला कौन है, ठीक है, मतलब कि उसके ऊपर कौन असर कर रहा है। सबसे पहले तो आपके पास इम्यूनिटी सेल हैं, वो क्या करेंगे? उसको मारने की कोशिश करेंगे कि बैक्टीरिया मर जाए। अगर ना मरे तो फिर क्या करेंगे? अब बाहर से मदद मंगवाएंगे। अब बाहर से मदद मंगवाएंगे तो फिर आप ड्रग्स लेंगे। जब ड्रग्स लेंगे तो फिर उससे वो क्या होगा जी? वो बीमारी क्या हो जाएगी, या जो भी पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर गया वो क्या हो जाएगा जी? खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? इन टॉपिक के रिलेटेड जो आज का हमने टॉपिक पढ़ा है, क्या आपकी एक्सरसाइज के अंदर कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं, कोई ऐसे MCQs हैं
कि जो आज के टॉपिक के अंदर से आए हुए हैं, तो वो आप क्या करते हैं जो उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, आप पढ़ चुके हैं सब कुछ, सिर्फ वो जो टॉपिक को हम क्वेश्चंस को देखेंगे कि क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं, तो आपके बारे में एक दफ़ा मैं जो है ना उनको फिर से रिवाइज कर दूंगा, तो आपके जहन में क्या हो जाएगी, वो चीज़ बैठ जाएगी, क्योंकि अभी आप पहले पढ़ चुके हो। ठीक है, उसी के बारे में हम क्या करेंगे जी, हम एमसीक्यूज और क्वेश्चंस क्या कर लेते हैं जी, देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एमसीक्यूज, मैं यहां पर एमसीक्यूज लिख देता हूं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं जी, इनको डिस्कस करते हैं। तो अब आपके पास क्या है जी, इसके रिलेटेड हम क्वेश्चंस देख लेते हैं कि एमसीक्यूज आपके एक्सरसाइज में कौन से पूछे गए हैं और कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो क्या किए गए जी, इनके बारे में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम एमसीक्यूज को देख लेते हैं। तो एमसीक्यूज में सबसे पहले एमसीक्यूज है जी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट फोकसेस ऑन स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। तो प्रॉपर पहले जो स्टेटमेंट होती है उसको पढ़ा जाता है, फिर उसके बाद क्या किया जाता है जी, इसका आंसर दिया जाता है। तो वो स्टेटमेंट क्या है आपके पास, स्टेटमेंट है आपके पास कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट फोकसेस ऑन स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। तो जो मेन चीजें हैं उनको आप क्या कर लोगे, अंडरलाइन कर लोगे, स्ट्रक्चर फंक्शन है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। तो सेल के बारे में सर ने कोई एक वर्ड बताया था, जो ब्रांच थी एक, उसके अंदर हम सेल के बारे में पढ़ते थे। तो क्या हम ये जो 4 ऑप्शन है इनके बारे में देखते हैं कि आपके जहन में कोई आता है ब्रांच ऐसी, कोई आती है ऐसी ब्रांच जो क्या करती है जी सेल के बारे में, क्या, साइटोलॉजी। ठीक है, साइटो का क्या मतलब था, साइटो का क्या मतलब था, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, साइटो का मतलब था सेल। तो सेल के बारे में स्टडी जो है वो कौन सी ब्रांच करती है, साइटोलॉजी। तो जो इसमें आपके पास ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है जी, करेक्ट ऑप्शन है। फिर उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखो यहां पर आप तो बोलोगे सर ने ये वर्ड बोला ही नहीं है, हम क्या करें। तो सर ने वर्ड तो नहीं बोला, लेकिन ना इन्होंने ये वर्ड लिखा है। ये आपके पास या आपके सामने ये जो लिखा हुआ है हेरिडिटी एंड वेरिएशन, ये सिंपल है, सिर्फ इन्होंने क्या किया जी, अल्फाज को घुमा दिया है। जब अल्फाज को घुमाया है तो आप यहाँ पे फंस जाओगे कि ये सर ने क्या पढ़ाया ही नहीं था और यहाँ पे एमसीक्यूज आ गए। तो यहाँ पर जो मेन चीजें उनको आप क्या कर लो जी, सर्कल कर लो या अंडरलाइन कर लो, जिस तरह भी आप उनको क्या करते हो जी, मार्क करते हो। तो हेरिडिटी का मतलब ये होता है कि वो चीज जो विरासत में पेरेंट से ऑफस्प्रिंग, हाँ ये वर्ड तो मैंने पढ़ा हुआ है, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग, फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। कौन सी ब्रांच में पढ़ा था, कौन सी ब्रांच में पढ़ा था, नीचे ऑप्शन देखोगे, इकोलॉजी नहीं, इकोलॉजी के अंदर हमने इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था, ये तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। एनाटॉमी नहीं, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, ये ऑप्शन भी बिल्कुल नहीं है। जेनेटिक्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, हाँ फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, हाँ ये जो जेनेटिक्स है ये ऑप्शन सही लग रहा है, क्योंकि ये जो पेरेंट से जो चीज विरासत में आगे औलाद को या ऑफस्प्रिंग को ट्रांसफर होती है, वो कौन सी ब्रांच में पढ़ते हैं हम, जेनेटिक्स के अंदर। एम्ब्रियोलॉजी तो बिल्कुल नहीं है, एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम क्या करते थे, एम्ब्रियो के बारे में, फर्टिलाइज एग से कैसे एक पूरा ऑर्गेनिज्म बढ़ते हैं उसको स्टडी करते हैं। तो हमें ऑप्शन मिल गया जेनेटिक्स, समझ आ रही है। फिर आपके पास एक और एमसीक्यू है, ब्रांच विच डील विद द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये तो सर ने बताया था यार, क्लासिफिकेशन क्लासेस के अंदर डिवाइड किया था, सर ने एग्जांपल दी थी 9th क्लास की, और वो सारा कुछ जहन में आ रहा है जहन में कि वो कौन सी ब्रांच थी जिसके अंदर हम क्लासिफाई कर रहे थे ऑर्गेनिज्म को। तो वो ब्रांच थी आपके पास, कौन सी ब्रांच थी, फिजियोलॉजी नहीं, फिजियोलॉजी के अंदर तो हम फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। पैलेंटोलॉजी नहीं यार, इसके अंदर तो हम फॉसिल्स के बारे में पढ़ते हैं। टेक्सोनॉमी, हाँ यही जो है ना, यही ऑप्शन लग रहा है कि जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं जी, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। कौन सी ब्रांच के अंदर, टेक्सोनॉमी के अंदर। तो ये तो आपके पास क्या आ गया जी, एमसीक्यूज आ गए। फिर आपके पास क्वेश्चन आंसर के अंदर पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा या आपकी एक्सरसाइज के अंदर लिखा गया है वो है जी, डिफाइन फॉलोइंग ब्रांचेस। तो जो पहला लेक्चर जो स्टार्ट के अंदर जो मैंने सारा लिखा है उसके अंदर से आप डेफिनेशंस को उठा लेना कि वो सबसे पहले कहती है जेनेटिक्स, यहां पर भी बता चुके हो कि वो स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, ये एमसीक्यूज आपको नजर आ रहा है। तो ये इसकी डेफिनेशन सिर्फ डिफाइन करना है कि लाइन में डेफिनेशन देनी है। फिर एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर, जो मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में हमने डिफरेंस किया था, मॉर्फोलॉजी आउटर और एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। फिर है जी पैलेंटोलॉजी, यहाँ फॉसिल्स के बारे में बताया था, डायनासोर के बारे में बताया था जी, हाँ वो पैलेंटोलॉजी के अंदर फॉसिल के बारे में पढ़ते हैं जी, जो बकायाजात होते हैं। अब 2 तरह के पैलेंटोलॉजी हैं, अगर एक्सप्लेन करना तो ठीक है, जरूरत नहीं है, आप इतना भी कह सकते हो कि पैलेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फॉसिल्स।
समझ आ रही है। फिर अगर उसको अगर आप डिफाइन करना चाहते हो और इसकी ब्रांचेस के, मैं पैलियोंटोलॉजी और पैलियोबॉटनी को भी डिफाइन कर दो, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है जी मैरीन बायोलॉजी, हाँ मैरीन वाटर के अंदर जितनी भी स्पीशीज है उनके बारे में स्टडी करने को मैरीन बायोलॉजी। पैथोलॉजी, पैथोजेंस के बारे में, वो चीजें जो बॉडी को नुकसान पहुंचाती है, डिजीज काज करती है, उनके बारे में स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, पैथोलॉजी कहते हैं। आपके पास जो दूसरा क्वेश्चन है वो है जी which branch involves study of development of organism from fertilized egg, वो कौन सी ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम एक ऑर्गेनिज्म जो कि एक फर्टिलाइज एग से माइक्रो सेल, ठीक है, सेल तो होता ही माइक्रो, यार क्या बोल रहा हूँ, रोजा लग गया, ठीक है। सेल जो है, एक सेल होता है आपके पास एग, ठीक है, उससे कैसे एक जो है ना मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाता है, वो कौन सी ब्रांच में पढ़ते हैं, तो वो यहाँ पर आएगी। यहाँ पर क्या आंसर आना चाहिए यार, यहाँ पर आना चाहिए एम्ब्रियोलॉजी। क्या आना चाहिए जी, एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। तो यहां पर आपका ये वाला जो आज वाला लेक्चर है, आज वाला जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। कल फिर आएंगे आपके साथ एक न्यू लेक्चर के साथ जुड़े रहें, ठीक है। अगर इस वीडियो के अंदर आपको कुछ भी समझ आई है तो लाइक कर दें, कमेंट करें और साथ में सब्सक्राइब भी कर दे, ठीक है, ताकि हमें पता चले कोई देख रहा है यार, हम फिर और मोटिवेशन आएगी हमारे अंदर, और फिर हम और जो है ना और बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करके, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा प्रिपेयर करके आपके लिए जो हम हलवा करके जो है ना यहाँ पे पेश करेंगे, ठीक है। तो आज के जो हमने टॉपिक पढ़ा, साइंस के बारे में पढ़ा, बायोलॉजी के बारे में पढ़ा, उसकी ब्रांचेस के बारे में पढ़ा। जो मेन ब्रांचेस है 3 हैं, जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। फिर उसकी जो सब ब्रांचेज हैं, डिफरेंट ब्रांचेज है जी, एनाटॉमी है, मॉर्फोलॉजी है, ठीक है, ब्ला ब्ला जितनी भी हैं उनके बारे में पढ़ा। फिर एमसीक्यूज को, जो एक्सरसाइज के अंदर एमसीक्यूज हैं और क्वेश्चन आंसर हैं, उस लेक्चर के या उस टॉपिक के रिलेटेड उनको हमने डिस्कस किया, ठीक है। यहाँ पर हम आपको क्या खुदा हाफिज कहेंगे, ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। अब क्या होगा जी, हम रेगुलर, ठीक है, लेक्चर यहाँ पर अपलोड करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज।